अहम खबर आपको दें, नोशकी और पंजकोर में हुए हमलों में 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। आईएसपीआर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के दोनों हमले नाकाम बनाए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक बताइए। सदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नोशकी और पंजगोर में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों के होने वाले हमलों को पसपा करने के बाद उन भागने वाले दहशतगर्दों का पीछा किया गया और उनके खिलाफ होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है उसमें बताया गया है कि नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का भागने वाले दहशतगर्दों के साथ जब इनकाउंटर हुआ तो उसमें 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 गुज़िश्ता रात होने वाले हमले में उनको हलाक किया गया था। तो मजमूई तौर पर नोशकी में 9 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये बताता चलूं कि एक ऑफिसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए हैं। दूसरी जानिब जो पंजगोर वाला दहशतगर्दों का हमला था उसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। दहशतगर्दों का जो खात्मा यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया है उसमें ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और पंजगोर में इसी इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा भी कर लिया है और उनके साथ उनको काबू पाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ये बताता चलूं कि पंजगोर में होने वाले हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 4 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है और ये भी इतलात सामने आई हैं मुख्तलिफ ज़राए से और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो तहकीकात की हैं उसमें सामने आया कि इन दहशतगर्दों का अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ता था और वो उनसे हदायत लेकर इस हमले के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबाबंदी कर रहे थे और हमले को अंजाम दे रहे थे। जी अच्छा, तो लाइक ये बताइए दहशतगर्द कौन थे और कहाँ राबते में थे? जी, इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं कालादम तंजीम से इनका ताल्लुक था और ये अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्तों में थे, उनसे हदायत ले रहे थे और उसकी रोशनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ये हमले किए जा रहे थे। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने आई है उसके मुताबिक ये कंफर्म हुआ है कि भारत और अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों के अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते थे और वो मुसलसल इस हमलों के दौरान उनके साथ मुख्तलिफ ज़राए से कम्युनिकेशन करते रहे हैं। जी लाइक हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, नोशकी और पंजगोर में हमलों में 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। बड़ी कामयाबी हासिल की गई है दहशतगर्दों के खिलाफ। और आपको साथ में ये भी बताएं कि इंटरसेप्ट हुई है कॉल बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान जो कि हैंडलर्स और टेररिस्ट के दरमियान की जा रही थी। तो ये बड़ी कामयाबी है और यहाँ से जो असला भी बरामद हुआ है वो भी जदीद नौइयत का है। इसी हवाले से बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। अमजद शुएब साहब, एक बार फिर हमें नेटवर्क बेनकाब हुआ है भारत और अफगानिस्तान का, कॉल इंटरसेप्ट हुई है बिटवीन हैंडलर्स एंड टेररिस्ट। तो ये तो बड़ी कामयाबी है, इस कॉल को इंटरसेप्ट किया है और फिर 13 दहशतगर्द भी मारे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ इस काम पे लगा हुआ है, जबकि कई सालों से दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है और पाकिस्तान इसमें इफेक्टिवली जवाब भी ना दे सका। कलभूषण भी हमने पकड़ा यहीं से। तो ये सूरत हाल ये है कि ये जो सीपैक है इसकी मुखालफत में आज मगरबी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत तो लीडिंग रोल में है, ये मिल के सीपैक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जदीद असला का आना ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। उसकी वजह ये है कि ये मुल्क हैं जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और पैसा भी इतना है कि कोई मसला नहीं, वो पैसा लगाते हैं। इसमें अफगानिस्तान चूँकि डिस्टेबलाइज है इस वक्त, वहाँ पे तालिबान की रिट पूरी तरह नहीं है मुल्क के ऊपर, क्योंकि पैसा नहीं है, ना वो पुलिस पाल सकते हैं, ना फौज रख सकते हैं, तनख्वाहें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। लिहाजा वहाँ पे भारत के एलिमेंट फिर एक दफ़ा वो बिल्कुल सर उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं वहाँ से। ये हमारे लिए डेफिनेटली एक फ़िक्र की बात है, क्योंकि सीपैक जो है वो हमने मुकम्मल करना है। लिहाजा अफगान तालिबान को मुतहर्रिक करना, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, वो इन चीज़ों का वादा भी करते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात भी बड़ी हैं क्योंकि आज वहाँ पे एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और वो लोग गालिबन सोचते होंगे कि अशरफ गनी चोर था, जो भी था, कम अज़ कम उसके वक्त में हमें रोटी मिलती थी, आज वो भी नहीं है। तो कल को तालिबान के लिए ज़्यादा मुश्किल। तो शुएब साहब,
بھارت کو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کا امن بھی جو ہے وہ عزیز نہیں ہے. جس طریقے سے آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ حالات ہیں افغانستان میں، ایسے میں اس کو استعمال کرنا اور دہشت گرد حملے کے لیے اور پاکستان میں اس طرح کے حملے کروانے کی کوشش کرنا، تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا کنسرن ہے. اور جو کال پکڑی گئی ہے، جو کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال ایک ڈوزیئر دیا تھا جو بھارت کے فنڈنگ اور اس کے جتنے بھی ٹیررزم کے اس کے کنیکشن تھے پاکستان میں وہ ہم نے سارے دیے تھے. اس میں ہم نے جو فنڈنگ کی ان کی بینکوں کی رسیدیں تک تھیں، وہ اتنی زبردست ڈاکومنٹ تھی، یعنی اتنی اس میں واضح شواہد اور ثبوت تھے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. لیکن دنیا میں مسئلہ وہی ہے کہ جب حالات آپ آج کے دیکھیں تو کوئی چائنا کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ٹب لٹکا ہوا ہے، کوئی مارکیٹ کی وجہ سے، یہ اپنے مفادات اور منافقت ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس پہ پریشر نہیں آ رہا. اب چیز یہ ہے کہ سوچنا یہ ہوگا کہ دشمن کو کیا انہی سکوں میں ادائیگی کی جائے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یا تو دنیا اس چیز کی ذمہ داری لے اور بھارت کو اس کام سے روکے. اگر نہیں روکتے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں گھسنے دیں ان کو، لڑتے رہیں گھر میں. اس سے بہتر نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بھی جا کے آپ کچھ کریں. تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید وہ پالیسی جو ہم نے ایک پرامن دنیا کیا ذمہ داری لے گا؟ جس طرح سے امریکہ افغانستان سے گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان نے ہی کوششیں کی کہ دنیا کی توجہ مبذول کرائی جائے افغانستان کے حالات پر. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. ارشد شریف صاحب، ایک بڑی کامیابی اسے قرار دیا جا رہا ہے. 13 دہشت گرد تو مارے گئے، ساتھ میں کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے جو کہ انڈیا اور بھارت کے درمیان کی جا رہی تھی بٹوین ہینڈلرز اینڈ ٹیررسٹ. یہ کتنی اہم ہمارے پاس اس وقت معلومات ہے اور اس سے کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا کہیے گا؟ جی بالکل، کل رات سے آپریشنز شروع ہوئے اور اس میں پاکستان کے 4 بہادر بیٹوں نے اپنے وطن پہ جان کو ایک قربانی دی ہے، جان قربان کی ہے وطن کی خاطر. اور جو انٹیلیجنس انٹرسیپٹس کا ISPR نے حوالہ دیا ہے کہ افغانستان اور انڈیا سے، اس سے ہمیں یہ چیز بھی ایک نیکسس مل رہا ہے کہ اس وقت ان کارروائیوں کا مقصد کیا تھا. آج وزیر اعظم نے چین کا ایک اہم دورہ کرنا تھا اور میرے خیال سے یہ سارے دہشت گردی کے جو وزٹس ہیں یہ پلان اس حوالے سے کیے گئے کہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں کر کے FC چیک پوسٹ پہ حملہ کر کے FC اور افواج پاکستان جو CPEC پروجیکٹ کو باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہیں، اس وزٹ کو کسی نہ کسی طرح سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. اور جو باقاعدہ طور پہ مینشن کیا گیا ISPR کے پریس ریلیز میں کہ انٹرسیپٹس افغانستان اور بھارت میں جو ہینڈلرز بیٹھے ہیں وہاں سے ہوئے، تو جو ریجنل ممالک کا یہاں پہ کردار ہے باقاعدہ طور پہ وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کا ایک جو فال آؤٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی افغانستان میں جس طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ ہماری افغان اسلامک ایمریٹ افغانستان افغان طالبان سے بات چیت ہوئی کہ وہاں پہ جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور وہاں پہ بھی کچھ پریشر ان گروپس کے خلاف باقاعدہ طور پہ بڑھا ہے. افغانستان کی سرزمین پہ ان کے لیے تنگ ہوئی ہے، NDS کو وہاں سے بھاگنا پڑے. دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسی ریجنل وہاں پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی وہاں پہ ان کے اوپر بھی پریشر پڑا ہے. تو اس کا یہ سارا بلو بیک ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر آ رہے. ایک دو اور ریجنل ممالک ہیں جن کا کہ ابھی میرے خیال غالباً نام نہیں آیا، جو کہ پچھلے حملوں میں ہمیں اطلاعات آئی تھی کہ جو دہشت گرد آئے تھے اور جو فینس تھوڑا سا علاقہ رہ گیا اب جہاں پہ فینسنگ نہیں ہوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آئے، کاروائیاں کی اور نکل گئے. تو اب جب یہ سارا آپریشن پوری طرح مکمل ہوتا ہے تو یہ اطلاعات یقیناً سامنے آئیں گی کہ یہ دہشت گردوں نے کون سا راستہ اپنایا، کہاں سے یہ لوگ آئے، انٹرنس ان کو کہاں سے ملی. تو ریجنل ڈائنامکس جو ہیں اس وقت وہ ساری چیزیں پاکستان کو، پاکستان کے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس کی ٹائمنگ جو اس حملے کی ہے انتہائی اہم ہے. اور ہماری مسلح افواج نے، ہمارے FC کے جوانوں نے، افسران نے بڑی بہادری کے ساتھ اس بڑے حملے کا، جس کو وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ایک بڑا حملہ تھا، اس کو باقاعدہ طور پہ پسپا کیا ہے. 4 ہمارے پاکستان کے جوان دھرتی پہ قربان ہو گئے اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں 13 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. اور جو ISPR کا پریس ریلیز بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی آپریشن کنٹینیو کر رہے ہیں اور 4 سے 5 دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے گھیرا ہوا ہے. جی اچھا ارشد صاحب، یہ جو اسلحہ تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے، یہ کافی جدید تھے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام ہتھیار، تمام اسلحہ، جتنا بھی جدید ویپنز تھے، یہ سارے افغانستان میں استعمال ہوتے رہے. ہاں جی، نہ صرف افغانستان میں استعمال ہوتے رہے. جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں،
जो इक्विपमेंट उनके पास है, जो दहशतगर्द मारे गए हैं, जो आरपीजी थे, जो गन थी इनके पास, कुछ नाइट विजन डिवाइसेस भी इनके पास थे। तो ये इतना लेटेस्ट जदीद असलहा, इनको यकीनन कोई ना कोई पीछे स्टेट स्पॉन्सर है इन दहशतगर्दों का, जो स्टेट स्पॉन्सरशिप कर रहा है, और वहां से ये असले की सप्लाई भी इनको आ रही है, ट्रेनिंग भी इनकी हो रही है, और फाइनेंशियल हेल्प भी इनको बाकायदा तौर पर मुहैया की जा रही है। तो अरशद शरीफ साहब, अब हमारा लाहे अमल अगला क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया कि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो इस वक्त ज़ाहिर खत्ते में हालात हैं उसको देखते हुए भी, तो क्या पाकिस्तान को लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इंगेज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और जिस तरह जनरल अमजद शुएब साहब ने भी कहा, हमने बाकायदा इस हवाले से डोजियर्स अक़वाम मुत्तहिदा में जमा भी करवाए हुए हैं। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज करता रहा है, जिसका बाकायदा उसने इकरार किया, वो सारा जो रॉ का एक नेक्सस है, रॉ की जो पैटर्नाइजेशन है वो हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं, जिसको भारत बाकायदा तौर पे स्पॉन्सर कर रहा है, ये तमाम एविडेंसेस हमें इंटरनेशनली अब ज़्यादा फोर्सफुली एक दफ़ा फिर उठाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तमाम इंटरनेशनल फोरम, जिस तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, एक आवाज़ उठाई, एक इंटरनेशनल कंसेंसस उन्होंने डेवलप किया, उन्हें ये चाहिए कि भारत की हिंदुत्व पॉलिसी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज, और भारत का जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है, उसको भी पाकिस्तान का दफ्तर खारजा तमाम इंटरनेशनल फोरम पे हाईलाइट करे। इस हवाले से काफी सारे सबूत हमारे पास मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सबमिट हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो सबमिट हुए हैं, और ये रीसेंट कार्रवाइयां जो हो रही हैं, जो रीजनल एंड हाउ डू वी एंगेज अफगानिस्तान, जिस तरह की ये इंटरसेप्ट हुई है कॉल, और वहाँ से हैंडलर्स और टेररिस्ट के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी भारत और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कैसे इंगेज किया जा सकता है तमाम तर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान की फॉर्मल सतह पे भी बातचीत हुई है, दफ्तर खारजा के लेवल पे भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने भी वहाँ पे दौरे किए, और जो कॉपरेशन है मुख्तलिफ सतह पे मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच जो हमने अपनाई हुई है, जो कॉन्टेक्ट हैं अफगान तालिबान के साथ, वहाँ पे बाकायदा इनके लिए जब एनडीएस और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ से भागी, कुछ पॉकेट्स वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, जो बलोच वहाँ पे भाग के उन्होंने पनाह ली हुई थी, उनके खिलाफ भी एक्शन का पाकिस्तान ने बाकायदा उन्हें रिक्वेस्ट की है, टीटीपी के खिलाफ एक्शन की रिक्वेस्ट की, और वहाँ पे एक्शन हो भी रहे हैं। पिछले एक माह के दौरान वहाँ पे टीटीपी के काफी सीनियर क़यादत के लोग मारे गए, कुछ बलोच मिलिटेंट लीडर्स जो अफगानिस्तान में जिन्होंने पनाह ली हुई थी वो भी अफगानिस्तान में मारे गए हैं, तो उस हवाले से इंगेजमेंट हो रही है, और जो रिसेंट एविडेंसेस सामने आए हैं, यकीनन ये अफगान तालिबान के साथ हुकूमत पाकिस्तान टेकअप करके मजीद एक्शन डिमांड करेगी। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहिएगा हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, नौशकी और पंजगोर में हुए हमलों में 13 दहशतगर्द मारे गए हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से राबते बेनकाब हुए हैं। क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? देखें, बड़ा क्लियर बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं एंड दे वांट टू सेंड अ मैसेज कि बलोचिस्तान इज नॉट स्टेबल, और आर्म फोर्सेस जो है वो इसको तकरीबन कंट्रोल नहीं कर सकी हैं। जबकि एक खुशाइन बात ये कि दोनों हमने नाकाम किए, दोनों में दहशतगर्दे मारे गए, और अभी वो एनसर्कल भी खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है। और बड़ी क्लियर सबसे बड़ी बात है कि जितने हैंडलर्स हैं उनके, वो इंडिया और अफगानिस्तान से उनके सिग्नल और बातचीत हो रही, जो कि हम इन्होंने पिक भी कर ली है। ये अब डिसाइड करना है पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ कि किस तरीके से वहाँ जाके उनको बताया जाए कि इनके सारे ठिकाने ख़त्म किए जाए, इनके जो लीडर वहाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं उनको मारा जाए, चाहे टीटीपी हो या बलोच लिबरेशन आदमी है जो हमारे यहाँ से बलोच लोग गए हुए हैं। नंबर 2 बात ये सबसे आम है कि हमें उनको बताना चाहिए टारगेट, हमें वी शुड टेल अफगानिस्तान के कहाँ पर इनके लोग बैठे हुए हैं, और उनको जाके ऑपरेशन करें। और अगर उनके लिए इनको कोई रिसोर्सेज चाहिए, वेपन एमुनिशन चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इसके लिए हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर दे शुड गो एंड सॉर्ट देम आउट। और जाहिर है इसलिए सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है, अफगानिस्तान की हुकूमत मुस्तकम होनी चाहिए। जब मुस्तकम हुकूमत होगी, इकनॉमिकली फाइनेंशियली वो वायबल होगी, तो वो इधर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इन ऑपरेशन के ऊपर। इसी वजह से उनको एम्ब्रॉयल कर दिया अपने मसाइल के अंदर कि वो ये ना कर सके। ये बहुत बड़ी साजिश है, आई वुड से इसमें अमेरिका भी शामिल है, इंडिया को देयर इज नो डाउट वो उनकी प्रॉक्सी है। टारगेट इज सीपैक, अभी सीपैक का नया मरला शुरू होने वाला है, सेकंड फेज, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, और अभी यही हमारी टीम अमेरिका ये। तो इस वक्त
پاکستان کو چاہیے اور سیکنڈ ہماری حکومت کو چاہیے کہ بلوچستان میں جائیں, کوئٹہ میں جائیں, ہماری فیڈرل جو بھی گروپ ہے یہ جا کے وہاں مذاکرات کرے بلوچیوں سرداروں سے جو کہ پاکستان کے موقع وطن ہیں, ان کے بھی انفلوئنس استعمال کرے, ساتھ آپریشن بھی کریں. دونوں اسٹرانگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں کامیابی ہو, اور یہ جو ابھی ایک نئی لہر آئی ہے اس کو ختم کرے, کیونکہ انڈیا کی آپ اس وقت چینل دیکھیں جو وہ بکواس وہاں پر کر رہے ہیں, میں تو ان کے چینل میں جاتا رہتا ہوں, اور وہ کیونکہ یہ سارا سائملٹینیس آپریشن ہے, چینل ان کا علیحدہ میڈیا چل رہا ہے, وہ آپریشن ساتھ کر رہے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں سی پیک ناکام کرنے کے لیے, تاکہ وہ کشمیر میں باقی جگہ پر ان کو سپورٹ کرتے رہیں. اور حارث نواز صاحب, جس طرح کہ ان کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا, جدید اسلحہ, امریکن ساختہ اسلحہ, نائٹ ویژن, اور ایون کے جو جوتے ہیں جو ان کے جو ساتھ میں چیزیں تھیں وہ بھی, تو یہ کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہیں, اور کیا اس سے ہم کتنی اہم پیش رفت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے انویسٹیگیشن میں؟ دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے, افغانستان میں سارا امریکن ویپن, ایکوپمنٹ, ایمونیشن پڑا ہوا ہے, اور وہ را نے اپنے ابھی بھی وہاں اسپوائلر چھوڑے ہوئے ہیں. وہ پھر سیکنڈ ہمارے افغان جو ہے ریفیوجیز ہیں, ان میں بھی وہ لوگ کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں, جو ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم نے فینسنگ بھی کر لی ہے, 91% پوری ہم نے فینسنگ کر لی ہے, لیکن وہاں پر ادھر سے بھی یہاں پر جو آتے ہیں وہ ان کے کانٹیکٹ موجود ہیں, سہولت کار موجود ہے, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی پورا کافی حد تک ابھی بھی یہ جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں 90% پہلے ہی پکڑ لیے جاتے ہیں, پہلے ہی ان کو برسٹ کر دیا جاتا ہے ان کے نیٹ ورک کو, لیکن اکا دکا نکلتے آ رہے ہیں. اس وقت تو اسپیشل مقصد ہے کہ پاکستان کو بتایا جائے چائنا کو خلافات نہیں کر سکے. بالکل, اور اسی والے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس صورتحال پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب, ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں نوشکی اور پنجگور میں, اور ساتھ ہی جو کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے بٹوین ہینڈلرز اینڈ ٹیررسٹ, اور افغانستان اور انڈیا کے درمیان یہ ہو رہی تھی. یہ کتنی اہم معلومات ہے, کتنی اہم پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیں, ہندوستان اور افغانستان میں TTP جو ہے اس کا دوبارہ آپس میں رابطے میں ہوئے ہیں, اور ہم نے نوشکی کو ابھی ایمرجنسی میں وہاں موبائل فون سروس بند کر رہے ہیں, اور یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ TTP ود دی سپورٹ آف دی انڈین اپنے حملوں میں اضافہ کر رہے ہیں. آج ہم نے 4 صوبائی چیف سیکرٹریز اور IGs کو الرٹ جاری کیا ہے کہ آپ امن و امان کے بارے میں ہوشیار رہیں, اور ملک میں جو ہے وہ ملک کے خلاف سازشیں جو ہیں ملک دشمن عناصر انڈیا کی سپورٹ سے کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو پاک فوج کے جو عظیم جوان ہیں وہ دہشت گردی ختم کر کے دم دیں گے. تو شیخ صاحب, یقیناً یہ بڑی کارروائی ہے, تو یہ کہیے گا کہ پاکستان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کمیونیکیشن تو پکڑی گئی. جی, کمیونیکیشن تو کئی دفعہ پکڑی گئی ہے ان کی, لیکن کمیونیکیشن مسئلہ نہیں ہے, ان کو وہ ماڈرن اسلحہ بھی ملا ہے جو افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں لوگ, اور ان کے پاس دور مار کرنے والی جو رائفلس ہیں وہ بھی نیا اسلحہ آیا ہے, اور ان کے پاس سارا سامان وہی ہے جو کہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور انٹرنیشنل فورمز پہ ڈوزیئرز بھی دیے گئے, بتایا بھی گیا کہ بھارت کس طریقے سے کارروائی کرتا ہے, کس طریقے سے افغانستان میں ملا کر وہاں پر دہشت گردوں سے کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اب تو مختلف گورنمنٹ ہے افغانستان میں, تو کیا ہم مختلف کر سکتے ہیں اس بار شیخ صاحب؟ جو معلومات ہمارے پاس ہے, جو انفارمیشن, جو پروفز ہمارے پاس ہے. ڈوزیئر تو فارن آفس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ہمارے اختیار میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک بلڈنگ میں یہ 3-4 لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیکن وہ گھیرے میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو شیخ صاحب, عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں رد عمل نہیں دے رہی اس پر؟ عالمی برادری تو آپ کو پتا ہے 20 سال 40 سال ان سے چڑھ کے تھک ہار کے بیٹھ گئی ہے, اور ہمارا خیال تھا کہ یہاں بہتری کی فضا ہوگی, لیکن وہ نہیں پیدا ہو سکی, اور TTP سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا سکے. اس لیے اب ایک لڑائی کا ماحول بن گیا, اور پاک فوج انشاءاللہ ان کو سختی سے پوچھ لے گی.
और शेख साहब टाइमिंग्स के लिहाज से क्या कहिएगा, ऐसा ही वक्त क्यों चुना? एक तरफ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, दूसरी जानिब ज़ाहिर है 5 फरवरी को यौम कश्मीर भी मनाया जाता है, इस सारी सूरत हाल पे क्या तबसरा करेंगे? देखें, 5 फरवरी को यौम कश्मीर है और 23 मार्च को हमारी जो है परेड है आर्म फोर्सेस की। ये सारे दिन ये बड़े तेज हैं और ये पॉलिटिकली जो इनको मशवरे एडवाइजेस मिलती है उनको देख कर करते हैं, लेकिन शिकस्त इनका मुकद्दर है। थैंक यू। शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अहम मालूमात हासिल हुई हैं। कुछ दिनों से टीटीपी भारत की मदद से हमलों में इजाफा कर रही है। हमने चीफ सेक्रेटरी हुकाम को मुमकिन हमलों से मुतालिक आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। इनके ज़ेर इस्तेमाल वही असला है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया। आलमी बरादरी इनसे थक हार कर बैठ गई है और टीटीपी से हमारे मामलात तय नहीं हो सके। पाक फौज दहशत गर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाएगी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर है और 23 मार्च को परेड होती है, सबको मालूम है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई कि कम्युनिकेशन पकड़ी गई, बेनकाब हुआ भारत और अफगानिस्तान का एक बार फिर गठजोड़। अर्शद शरीफ साहब एक बार फिर हमारे साथ। अर्शद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शेख रशीद की और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जो असलहा मिला है जदीद नौयत का, और ये आप देख सकते हैं दहशत गर्दों के पास जिस तरह के हथियार थे, अमेरिकन साख्ता जदीद लेटेस्ट असलहा इसे बताया जा रहा है। नाइट विजन इसमें इनके पास मौजूद थे। इनके पास इवन जो जूते भी हैं वो भी देखे जाएं तो वो इस तरीके के हैं और ये सारे वेपन्स के साथ यहाँ पर मौजूद थे, बाकायदा प्लानिंग के साथ आए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई एक आम असलहा लेकर ये दहशत गर्द आए थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। और हो सकता है इसमें उन्होंने जो उन्होंने रूट्स अपनाए, जैसे कि अर्शद शरीफ साहब भी कहते हैं, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे कि कौन से रास्तों से होते हुए ये पहुँचे, उन्होंने ये दहशत गर्दी के मज़मूम मकासद करने की कोशिश की। अर्शद शरीफ साहब हमारे साथ हैं, एक बार फिर उनसे बात करें। साहब, हम दिखा रहे हैं ये असलहा, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? और ज़ाहिर है इस तरह की जब कार्रवाइयाँ की जाती हैं बड़ी प्लानिंग से की जाती हैं और जो असलहा यहाँ पर मौजूद है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो किस कदर मुआवनत हासिल है दहशत गर्दों को उनके हैंडलर्स की जानिब से, क्या पता देती है ये? जी बिल्कुल, इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग और अहम सवाल किया है प्लानिंग के हवाले से और इनके हैंडलर्स के हवाले से। जिस तरह से ये हमला किया गया, इसमें अभी तक जो हमें ISPR के जरिए इतलात आई है वो ये बता रही है कि कम से कम 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। कल रात से ये ऑपरेशन जारी है। कल रात को भी ISPR की अपडेट आई थी, अभी भी ISPR की अपडेट आई है और अभी इसमें भी ये कहा गया है कि 4 से 5 दहशतगर्द अभी भी छुपे हुए हैं जिनको कि एनसर्कल किया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और मल्टीपल 2 जगह पे ये साइमल्टेनियसली हमले किए गए और जिस तरह से हमले ये किए गए नोशकी में और पंजगोर में, बाकायदा टाइमिंग उसकी हवाले से कोऑर्डिनेट की गई, दिन की सिलेक्शन की गई और ये तो वो 2 हमले हैं जो कि कामयाब हो गए। 2-3 हमले हमारे सिक्योरिटी जराए बता रहे जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा नाकाम भी बनाए हैं, इंटरसेप्ट किए, लोग उसमें पकड़े भी गए। लेकिन ये 2 वाले जो इंसिडेंट हैं जो इनके हैंडलर्स ने जो प्लान किया, आपको सिर्फ तादाद से पता लगता है कि इतने दहशतगर्द जो 13 दहशतगर्द मारे गए उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी गई होगी। 13 दहशतगर्दों के लिए असला आइडेंटिफाई किया होगा। इस हवाले से इंटेलिजेंस गैदर की होगी कि जनाब पंजगोर में हमने FC को टारगेट करना है, नोशकी में हमने FC हेडक्वार्टर को टारगेट करना है, एंटर कैसे होना है। और जिस तरह एंटर हुए और जो इनिशियल इतलात हमें ग्राउंड से आ रही थी उसमें भी बाकायदा जिस तरह से गेट के ऊपर हमला किया गया और 2 साइड से हमला किया गया, ये बाकायदा इसमें मिलिट्री ट्रेनर्स का कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सरशिप आपको बाकायदा तौर पे नजर आती है कि स्टेट स्पॉन्सर इसके पीछे बैठे हैं और जो इंटरसेप्ट हैं वो स्टेट स्पॉन्सर खास तौर पे भारत की तरफ बाकायदा इशारा करते हैं। भारत में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कई दफा कह चुके हैं, बलूचिस्तान का नाम लेके वो कह चुके हैं कि किस तरह भारत के वहाँ पे अज़ाइम है, वहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं। इंडियन होम मिनिस्टर इस हवाले से कई दफा ऐलान ऑन द रिकॉर्ड कर चुके हैं कि उनके भारत के यहाँ पे अज़ाइम के हैं। और ये तमाम चीजें जो इंटरसेप्ट हैं ये पॉइंट आउट कर रही है कि इंडिया इस वक्त एक लार्जर जो गेम इस खित्ते में चल रही है उसमें एक प्रॉक्सी का किरदार भी अदा कर रहे हैं, एक बड़ी पावर का जो कि खत्ते में दूसरी बड़ी पावर्स के साथ इस वक्त सींग अड़ाए हुए खड़ा है। यूक्रेन का मामला हमारे सामने है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रशियन प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं चाइना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चाइना जा रहे हैं।
जब आप देखते हैं जो बाइडन की इमरान खान से बातचीत तो अरशद सईद साहब जरा ये भी इस पहलू पर भी बात करते हैं कि एक तरफ तो हम अफगानिस्तान की सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, दुनिया की को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ पे क्या हालत है, ज़ाहिर इंसानी बहरान जन्म ले सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? तो इससे पहले हमने देखा कि भारत के साथ गठजोड़ रहा, अब एक बार फिर हम उस तरह का मुजाहरा देख रहे हैं। तो ये बताएं कि अब वक्त आ गया है कि अब अफगानिस्तान की भी आंखों में आंखें डालकर देखा जाए? अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो इस वक्त एंगेजमेंट चल रही है और 15 अगस्त के बाद जो वहाँ पे ट्रांजिशन हुई थी अफगान तालिबान को कुछ जो इनिशियल उनकी बातचीत हुई कि जी टीटीपी से बात करें, जो कि हमने कोशिश भी की, जब वो कामयाब नहीं हुई और टीटीपी ने यूनिलैटरली उस सीज फायर को तोड़ा, तो अफगान तालिबान के साथ जो बातचीत हुई, जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट जिन्होंने बना ली हुई थी उनकी लीडरशिप को भी टारगेट किया गया, वहाँ पे टीटीपी की लीडरशिप को भी टारगेट किया गया, और अभी जो वहाँ पे कुछ पॉकेट बच गई हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान उस पर मल्टीलेटरल अप्रोच के साथ मल्टीपल लेवल्स पे कॉन्टेक्ट हैं अफगान तालिबान के साथ, और ये एक्शन भी यकीनन जो बाकी पॉकेट्स हैं उनके खिलाफ किए जाएंगे। तो इस वक्त हम एक दोबारा से रिसर्जेंस देख रहे हैं दहशतगर्द हमलों की। उसकी एक वजह ये भी है कि अफगानिस्तान में इनके लिए स्पेस जो है वो कम होती जा रही है, वहाँ पे ये स्क्वीज हो रहे हैं बाकायदा तौर पे, और एक बाकायदा तौर पे अब दूसरे रीजनल ममालिक जो हैं उनकी टेरिटरी और रास्ते इस्तेमाल करके खास तौर पे बलूचिस्तान पे में ये इंक्रीज कर रहे हैं। और इसकी खास वजह ये भी है कि सीपेक की एक्टिविटीज तेज हो रही हैं। बलूचिस्तान सीपेक के हवाले से इंतहाई अहम है, वजीर आजम का अहम दौरा था, उससे पहले टाइमिंग जिस तरह से गई है कि बाकायदा तौर पे उसको सेबोटाज करने के लिए कि जनाब इस तरह से हेडलाइंस बनेगी जब वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचेंगे, चाइनीज़ लीडर की क़यादत से मुलाकात करेंगे, तो साथ ये वाली आपके पास इत्तलात होंगी, मीडिया में ये सारी चीज़ें फ्लैश होंगी कि देखेंगे सीपेक की सिक्योरिटी का ये हाल है, वहाँ तो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट हो रहा है। तो ये बाकायदा उसमें प्लानिंग की गई है हैंडलर्स की तरफ से, जिन्होंने ये 13 दहशतगर्द बाकायदा तौर पे यहाँ पे भेजे, ये हमला करने के लिए भेजे। और इसमें हमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, कि जिस बहादुरी से वो लड़े, इनका मुकाबला किया, और रात के अंधेरे में ये हमला आवर हुए थे दहशतगर्द सारे, और उस पे जो रिस्पॉन्ड किया गया, 4 पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने वतन पे अपनी जान भी कुर्बान की है और इन दहशतगर्दों का ने कलाकमा किया है वहाँ पे। इसके काफ़ी सारे एंगल्स हैं। ये सिंपल सी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है, इसकी टाइमिंग, इसके हैंडलर्स, असला जिस किस्म का था, जदीद तरीन असला उनके पास से बरामद हुए, जिसमें नाइट कैपेबिलिटी थी उनके पास कुछ वेपन्स में के टारगेट किया जाए, टोटल अंधेरे में वो टारगेट कर सकते थे अपने निशाने का। ये कोई एडवांस मिलिट्री की तरफ से ही आपको चीज़ें या असला जो है, जो स्पॉन्सरशिप होते हैं, जो हैंडलर्स हैं स्टेट टेररिज्म के, वही ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये तमाम सबूत पाकिस्तान पे एक और डोजिया बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा तौर पे प्रेजेंट करने चाहिए। जी सर। ठीक है, और शहीद साहब आप साथ ही रहिएगा। अब्दुल बासित साबिक सफारतकार और भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। यकीनन पाकिस्तान जब अमेरिका यहाँ से जा रहा था, जिस तरीके से अमेरिका उजलत में गया, तब भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था कि जो लॉजिस्टिक आप यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, जो असला यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, वो इंतहा पसंदों के हाथ लग सकते हैं। अब उसकी किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एक मिसाल हमारे सामने आ गई। अब्दुल बासित साहब, एक बार फिर इंटरसेप्ट हुआ है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान हैंडलर्स और टेररिस्ट के दरमियान राब्ते थे, कम्युनिकेशन पकड़ी गई है, और यही मालूम हुआ कि जो यहाँ पर दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई उसके पीछे भारत का हाथ है। क्या कहिएगा, भारत किस तरह रद्द-ए-अमल देता है जब इस तरह के मामला सर उठाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें तो कतन न शक पहले था और न शक आज है और न शक कल होना चाहिए कि भारत की एक बड़ी जो पाकिस्तान से और इस खित्ते के हवाले से जो एक पॉलिसी है वो यही है कि पाकिस्तान को अनस्टेबल रखा जाए, इसको डिस्टेबलाइज किया जाए, और ख़ास तौर पे इसकी इकॉनमी को आगे ना बढ़ना दिया जाए। और हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म आज चीन के दौरे पे रवाना हो रहे हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली सी पैक भी जो है उसके मुतालिक बात भी होगी, ख़ास तौर पे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से। तो भारत और बहुत से दूसरे ममालिक की यही ख्वाहिश है कि गवादर ना सी पैक रियलाइज ना हो, मामलात आगे ना चले। तो ये मैं तो इसकी हमेशा से यही तवक्को रख रहा था कि भारत का चूँकि ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, वो पब्लिक डॉक्ट्रिन है, वो कोई सीक्रेट भी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है। और वहाँ के जो NSA हैं, अजीत डोवल, वो कई बार पब्लिकली ये कह चुके हैं
कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और एक कोशिश होगी अफगानिस्तान के थ्रू। और हम जानते हैं कि पिछले 16-17 सालों में भारत ने अपने बहुत से एसेट्स बनाए हैं अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। और आपको ये भी याद होगा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में जो अपनी अगस्त की तकरीर थी 5 अगस्त की 15 अगस्त की, उसने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को ख़राब करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमें किस तरह इन सारी चीज़ों से नज़र आज़मा होना है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक महीने की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म भारत की एक स्ट्रेटजी है जिसको हमने काउंटर करना है। और उसको किस तरह काउंटर करना है, उसके लिए हम फेंसिंग तो कर ही रहे हैं अफगानिस्तान पे, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात याद रहे कि बलूचिस्तान में जो कोई इस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बहरहाल वो अफगानिस्तान या अब भारत के हाथों में यकीनी तौर पे खेल रहे हैं, लेकिन ये मामला कोई इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो और हमें भारत के आप सफारतकारी के इसरार और रमूज से बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, माजी में भी डोजियर्स दिए गए, आलमी फोरम्स पर ये मुद्दा उठाया गया, बताया गया कि किस तरीके से शवाहिद पेश किए गए, किस तरीके से भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है। आपने खुद हवाला दिया 5 अगस्त 2016 की मोदी की तकरीर का कि बलूचिस्तान के बारे में क्या कहा गया था उनकी जानिब से। तो ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि आलमी तवज्जो तो हमें नहीं मिल पा रही उस तरीके से, क्योंकि इंडिया के साथ उनके जो भी रवाबित हो, बिजनेस टाइज हो, इकोनॉमी के हवाले से बात हो, ऐसा क्या किया जाए कि अब जो क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज है अफगानिस्तान में, कि अब इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके और एटलीस्ट कंडमेशन तो हो भारत की। देखिए, मामला कुछ ये है कि हम कोई सस्टेन तरीके से काम नहीं करते। आपने कमांडर कुलभूषण जादेव को पकड़ा बलूचिस्तान में 3 मार्च 2016 को। उसके बाद कितने डॉसियर हमने पेश किए, उसकी कन्विक्शन भी होगी, लेकिन हमने उस मामले को भी सही तरीके से आगे लेकर नहीं जा सके। वही आपके लिए कितना बड़ा शवाहिद एक था एविडेंस कि भारत किस तरह पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, कराची में और इन इलाकों में किस तरह मुदाखलत कर रहा है और दहशत गर्दी करवा रहा है। लेकिन हम उससे भी भरपूर फायदा नहीं उठा सके। आप तालिबान के हुकूमत में हैं, आप साथ ही रहिएगा। बासित साहब इस वक्त हमारे साथ इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे।